Chapter 8 Cell, the Unit of Life. In the previous video, we were discussing about Golgi complex and lysosomes. In this video, we will talk about ribosomes and mitochondria. Starting with ribosomes. Ribosomes were first isolated by Claude. क्लाउड ने इनको साइटोप्लाज्म में से आइसोलेट किया था, लेकिन पहली बार उन्होंने राइबोसोम्स नहीं बोलकर इसको माइक्रोसोम बोला था। उसके बाद दो और साइंटिस्ट थे, रॉबिन्सन और ब्राउन, जिन्होंने वीसिया फेबा के रूट सेल्स में माइक्रोसोम्स को ऑब्जर्व किया था। टर्म राइबोसोम्स जो थी वो प्लाडे ने दी थी, इसीलिए राइबोसोम्स को प्लाडे पार्टिकल्स भी बोलते हैं। राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर होते हैं, मतलब इसके ऊपर कोई भी आउटर लेयर या कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती है। राइबोसोम्स प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स दोनों में मिलते हैं। मैच्योर स्पर्म्स और मैच्योर मेमेलियन आरबीसी में राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, तो ये दोनों इसके एक्सेप्शंस हैं। इसके अलावा बाकी सेल ऑर्गेनल्स में भी मिल सकते हैं राइबोसोम्स, ऑर्गेनल्स जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। और जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर पढ़ा इस चैप्टर में, तब हमने देखा कि राइबोसोम्स ईआर पर भी अटैच्ड होते हैं। क्योंकि वो अटैच्ड हैं किसी और ऑर्गेनल के साथ, तो वो हो गए बाउंड राइबोसोम्स। और जो साइटोप्लाज्म में होते हैं राइबोसोम्स, जो किसी भी और ऑर्गेनल्स के साथ अटैच्ड नहीं होते हैं, वो होते हैं फ्री राइबोसोम्स, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वाले। राइबोसोम्स के दो यूनिट्स होते हैं, सब यूनिट्स। एक होता है लार्जर सब यूनिट और दूसरा होता है स्मॉलर सब यूनिट। जो राइबोसोम किसी ऑर्गेनल या मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड होते हैं वो होते हैं लार्जर सब यूनिट राइबोसोम्स। तो इसमें आ जाएगा बॉन्ड राइबोसोम्स। अब किसी ना किसी चीज़ के साथ तो अटैच होना ही पड़ेगा, उनके ऊपर तो ग्लू नहीं लगा होता कि वो ऐसे अटैच हो जाएंगे। तो जिस सब्सटेंस के साथ वो अटैच्ड होते हैं उसको बोलते हैं प्रोटीन, और जो प्रोटीन है उसका नाम है राइबोफोरेन प्रोटीन। तो राइबोफोरेन प्रोटीन हेल्प करता है राइबोसोम्स को किसी भी ऑर्गेनल या सब्सटेंस के साथ अटैच होने में। जो स्मॉलर सब यूनिट हैं वो तो फ्री राइबोसोम्स है, किसी भी ऑर्गेनल या मेम्ब्रेन के साथ अटैच नहीं होते हैं, फ्रीली होते हैं सेल के अंदर। राइबोसोम्स यूजुअली दो टाइप्स के होते हैं, 70S और 80S। जो 70S वाले हैं वो प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं और ऑर्गेनल्स में मिलते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में। 80S वाले जो होते हैं वो फ्री होते हैं राइबोसोम्स और वो यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं। इन सारे राइबोसोम्स के सब यूनिट होते हैं। जैसे 70S है तो उसके भी दो सब यूनिट होंगे, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। और जैसे 80S है तो उसके भी दो सब यूनिट होंगे, लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट। राइबोसोम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। राइबो मतलब राइबोसोम, न्यूक्लियो दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, एक होता है DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और एक होता है RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो राइबोसोम्स जो है वो दो चीज़ों से मिलते हैं, RNA और प्रोटीन, ये दोनों चीज़ें मिलकर राइबोसोम्स बनाती हैं। RNA में भी टाइप्स होते हैं, जैसे कि tRNA या rRNA। तो जो 70S वाले राइबोसोम्स हैं वो 60 to 65% rRNA के बने होते हैं और 35 to 40% प्रोटीन के। 80S राइबोसोम्स जो हैं उसमें 55% प्रोटीन होता है और 45% rRNA। तो 70S और 80S में क्या डिफरेंस हो गया? rRNA जो है वो 70S में ज़्यादा प्रेजेंट होता है, 80S में rRNA कम प्रेजेंट होता है। अगर हम 70S को ब्रेक करें तो 23S, 5S और 16S मतलब सब यूनिट प्रेजेंट होते हैं, और 80S को अगर ब्रेक करें तो 28S, 5S, 5.8S और 18S स्मॉलर सब यूनिट में प्रेजेंट होते हैं।
लार्जर सब यूनिट जो होता है वो हमेशा मेम्ब्रेन से अटैच्ड होता है, जिसको हम राइबोफोरिन बोलते हैं, और उसका डिप्रेशन जो होता है उसको हम टनल बोलते हैं, जिस पॉइंट से वो अटैच्ड होता है। नाउ सी राइबोसोम्स स्ट्रक्चर। दो सब यूनिट हैं, एक है स्मॉलर सब यूनिट और एक है लार्जर सब यूनिट। राइबोसोम का जो मेन काम होता है वो होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो राइबोसोम के ये दोनों सब यूनिट्स अटैच्ड होते हैं, इन दोनों में बाइंडिंग होगी प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, असेंबली हो गई है स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट की, दैट इज कंप्लीट राइबोसोम स्ट्रक्चर बन गया है। अब इस असेंबली के लिए या फिर इस बाइंडिंग के लिए कुछ तो ज़रूरी होगा, ये ऐसे ही तो नहीं अटैच्ड हो जाएंगे। तो जो इसके लिए ज़रूरी होता है वो होता है 0.001 mg2 प्लस concentration. So concentration of Mg2, that is magnesium ion, less than 0.001 मोलर अगर है कॉन्सेंट्रेशन तो डिसोसिएशन हो जाएगा, सेपरेशन हो जाएगा, इन दोनों राइबोसोम्स के बीच में बॉन्डिंग नहीं होगी। अगर 0.001 मोलर मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है तो ही इन दोनों के बीच में बाइंडिंग होगी। अगर दो राइबोसोम्स साथ में अटैच्ड हैं तो उसको बोलेंगे डाइमर। अगर राइबोसोम्स की एक चेन पूरी की पूरी प्रेजेंट है mRNA पर तो उसको बोलेंगे पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। और राइबोसोम का फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। So this is all about ribosomes. Another important cell organelle is mitochondria. Mitochondria is also known as the powerhouse of the cell. इसका मेन काम है सेल को एनर्जी प्रोवाइड कराना। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले डिस्कवर किया था कॉलिकर ने। इन्होंने इंसेक्ट्स के फ्लाइट मसल सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहली बार देखा था। माइटोकॉन्ड्रिया को पहले फाइला बोला, फाइला नाम रखा था फ्लेमिंग ने। बायोप्लास्ट उसके बाद इसका नाम रखा गया, जो उसने बोला A.H. मैन ने। और माइटोकॉन्ड्रिया फाइनली जो टर्म थी वो दी थी बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल भी बोलते हैं क्योंकि इसके पास इसका खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ये सिर्फ एक अकेला ऐसा ऑर्गेनल है जिसके पास खुद का डीएनए भी प्रेजेंट है और राइबोसोम भी है। अब क्योंकि इसके पास डीएनए प्रेजेंट है तो ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ और परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि रेप्लिकेशन। माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर डिपेंड करता है इस पे कि सेल कितना एक्टिव है और कितना इनएक्टिव है। अगर सेल छोटा होगा यानी कि यूनिसेल्युलर होगा तो वो ऑब्वियसली कम एक्टिव होगा, इसीलिए यूनिसेल्युलर सेल्स में एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है पर सेल्स। ओके, एग्जाम्पल क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास। मसल सेल्स इंसेक्ट्स के जो होते हैं फ्लाइंग मसल सेल्स, उसमें 5 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो सकते हैं। और जो जाइंट अमीबा है जिसको कोआस भी बोलते हैं, उसमें 50,000 तक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हो सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप वेरिएबल होता है, लेकिन ज़्यादातर वो डिस्क शेप या फिर ओवल शेप में मिलते हैं। ओके, so these were the general characteristic features of mitochondria. माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।